दोस्तों, जब से भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है तब से एक ही चर्चा चारों ओर है और वो ये कि 5 दशकों से कोई भी देश चांद पर क्यों नहीं गया। चांद पर इंसान उतार चुका नासा भी अब इतना क्यों डर रहा है। नासा ने 1969 में ही चांद की जमीन पर कदम रख दिया था। अमेरिका ने 24 एस्ट्रोनॉट्स को भी चांद पर उतार दिया, लेकिन 1972 में अपोलो 17 के बाद से नासा ने चांद की जमीन पर जाना ही क्यों छोड़ दिया। आखिर नासा ने वहां ऐसा क्या देखा कि उसका चांद से मोह भंग ही हो गया। क्या वहां कुछ ऐसा है जिसे नासा दुनिया से छिपा करके रखना चाहता है। और दोस्तों, आखिर नासा के उस मिशन के साथ क्या हुआ था जो वहां पर असफल हो चुका था। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी बात बताने वाला हूं जो नासा की भी रोंगटे खड़े कर देती है। और दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 भी आखिर के 15 सेकंड्स में क्यों डर रहा है, ये तमाम बातें इस दौरान मैं आपको बताने वाला हूं। दरअसल दोस्तों, वो दिन था 11 अप्रैल 1970 का। उस मिशन का नाम था अपोलो 13। शायद कम ही लोग वाकिफ हैं कि चांद पर कदम रखने के ठीक 1 साल बाद नासा ने फिर से चांद पर जाने का मिशन लॉन्च किया था। लेकिन वो एक ऐसा खौफनाक मिशन था जिसने पूरी दुनिया की होश फाख्ता कर दिए। एक ऐसा मिशन जो चांद की मान तक पहुंचा भी, लेकिन अंतरिक्ष यात्री नहीं उतरे। और वो मिशन जिसे आप न सफल कह सकते हैं और ना ही फेल। चांद के करीब विस्फोट हुआ, ऑक्सीजन खत्म हो गई, लेकिन जिंदगी का खेल खत्म होते होते कामयाबी मिली और दुनिया तालियां बजा रही थी। चांद पर कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन इसने एक ऐसी कहानी लिख दी जो आपके रोंगटे भी खड़े कर देगी। दोस्तों, इस कहानी को जरा तफसील से बताता हूं। तो होता क्या है दोस्तों कि सबसे पहले 1959 को सोवियत संघ के मून मिशन लूना 2 ने पहली बार चांद की सतह को छुआ और इसके बाद में अमेरिका के अपोलो 11 ने चांद के ऊपर वो कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने एस्ट्रोनॉट समेत स्पेस क्राफ्ट को चांद की जमीन पर उतार दिया। ये तारीख थी 20 जुलाई 1969। इसने नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन को चांद की सतह पर उतारा। इसके साथ ही गए माइकल कॉलिन चांद के ऑर्बिट में ही चक्कर काटते रहे। 1969 और 1972 के बीच में चांद की सतह को कई बार छुआ गया और इस दौरान अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट की 6 बार लैंडिंग हुई और एस्ट्रोनॉट्स वहां पर पहुंचे। लेकिन दोस्तों, ये सफर अपोलो 11 से शुरू होता है और अपोलो 17 तक खत्म हो जाता है। इस हिसाब से चांद के ऊपर कुल 7 मिशन होने थे, लेकिन हुए केवल 6। तो उस एक मिशन के साथ क्या हुआ था जो चांद पर नहीं उतर पाया। तो दोस्तों, दरअसल 11 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 कैनेडी स्पेस सेंटर से चांद की ओर रवाना हुआ। अपोलो 13 से पहले 2 मिशन चांद की सतह पर उतर चुके थे। ये तीसरा मिशन था। नासा को उम्मीद थी कि ये भी सफल होगा और इस मिशन की कमान जेम्स ए लवेल, फ्रेड हैस और केन मैटिंगले को मिली थी। लेकिन अंतिम वक्त में दोस्तों, मैटिंगले की चिकित्सा जांच हुई और उनके जर्मन मिसल्स होने का खुलासा हो गया। उनको मिशन से हटा करके जॉन स्विगर्ट को मिशन के अंदर शामिल कर दिया गया। और दोस्तों, जब अपोलो 13 के यात्री अंतरिक्ष में 56 घंटे बिता चुके थे, तभी जैक स्टिगर्ट ऑक्सीजन टैंक की जांच करने के लिए गए। और दोस्तों, इसके कुछ ही वक्त बाद में दूसरा ऑक्सीजन टैंक विस्फोट कर गया और इसी दौरान उनका शटल धरती से करीब 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर था। वो चांद के बेहद करीब पहुंच चुका था। 254 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर चांद के ऊपर चक्कर लगा रहा था, लेकिन उनकी फ्लाइट में समस्या के कारण वो चांद के ठीक ऊपर होकर के भी उतरने में सफल नहीं रहे। सालों से दोस्तों, जिस चीज के लिए वो मेहनत कर रहे थे, इतनी मेहनत करके जिसके लिए वो वहां पहुंच भी गए थे, उस सपने को सामने देख करके भी वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। अब समस्या भांप ली गई थी। तब एक संदेश अमेरिका के ह्यूस्टन स्थित नासा स्पेस सेंटर को भेजा गया, जिसमें कहा गया कि ह्यूस्टन, यहां समस्या आ गई है। फिर क्या था, सभी के हाथ पैर फूल गए। सब कुछ अच्छा जा रहा था, चांद पर उतरने का इंतजार हो रहा था। पूरा स्टाफ ये संदेश सुनकर के लेकिन थर्रा गया। ऑक्सीजन टैंक 2 शून्य हो चुका था। 3 मिनट बाद 2 और टैंक फेल हो चुके थे। कमांडर लोवेन ने बाहर देखा तो फ्लाइट से कुछ गैस लीक हो रही थी। अगले तकरीबन 2 घंटे के अंदर ऑक्सीजन टैंक 1 पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर था। अब उनके पास कुछ ही समय की बैटरी पावर और थोड़ा सा पानी बचा हुआ था और चांद पर उतरना तो दूर, अगर धरती पर वापस लौटना था तो इस बैटरी को बचाना ही था।
मिशन को लेकर के नासा की उम्मीदें हर पल खत्म हो रही थी। स्पेस सेंटर में मौजूद स्पेस फ्लाइट डायरेक्टर जीन क्रांस मिशन को रद्द करने का फैसला सुना चुके थे, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित धरती पर लाने की। दोस्तों, तीनों एस्ट्रोनॉट्स अब फ्लाइट से जुड़े छोटे मॉड्यूल में शिफ्ट हो गए थे, जहां जगह काफी कम थी। जिस ऑर्बिट से चांद पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1 साल पहले लौटे थे, वहां से लौटना नामुमकिन लग रहा था। लिहाजा यह तय किया गया कि चांद की ग्रेविटी का यूज करते हुए अलग रास्ते से वापसी की तैयारी की जाए। और दोस्तों, इसका तरीका केवल एक ही था कि फ्लाइट क्राफ्ट के पिछले हिस्से को बंद करते हुए मॉड्यूल को आगे धक्का दिया जाए। ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। इसके लिए इन अंतरिक्ष यात्रियों ने विमान के अंदर ही एक छोटा सा डिवाइस तैयार किया, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड से निजात पाते हुए ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया जा सके। ये अंतरिक्ष इतिहास में सबसे खतरनाक ऑपरेशंस में से एक था, जिस पर नासा का हर वैज्ञानिक पूरी जी जान से जुट चुका था। दोस्तों, ह्यूस्टन स्पेस सेंटर में टोरंटो यूनिवर्सिटी के इंजीनियर बुलाए गए। एटमॉस्फेयर की परत को भेदते हुए धरती पर उतारने की टेक्निक खोजी जाने लगी। दिन रात एक करते हुए टीम ने हर तरकीब आजमाई। अंत में तय हुआ कि एटमॉस्फेयर लेयर में दाखिल होने से ठीक पहले 3 हिस्से से निजात पाते हुए मॉड्यूल को आखिरी धक्का दिया जाए, ताकि वो धरती के सुरक्षित घेरे में एंटर हो सके। ये पूरी खबर दोस्तों पूरी दुनिया में आग की तरह फैल चुकी थी। सभी की नजरें नासा के हर अपडेट पर टिक चुकी थी। सभी एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षित वापसी की कामना कर रहे थे। अब तक सब कुछ नासा की प्लानिंग के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन अचानक से टीम को एक बड़ा झटका लगता है। लैंडिंग मॉड्यूल धरती के वायुमंडल में एंटर तो हो गया, लेकिन नासा के स्पेस नेटवर्क से उनका संपर्क कट हो गया। दोस्तों, सबकी धड़कनें रुक चुकी थी। 6 मिनट बीत चुके थे। सब भगवान भरोसे था, और फिर अचानक एक संदेश मिला। पूरी नासा की टीम उसके बाद आंखों में आंसू लेकर के थी। गम के नहीं थे वो आंसू, बल्कि ये आंसू खुशी के थे, क्योंकि ओडिसे मॉड्यूल ने जो संदेश दिया था वो अंतरिक्ष यात्रियों की धरती पर सेफ लैंडिंग का था। दोस्तों, दक्षिण प्रशांत सागर में उनका मॉड्यूल गिर चुका था। अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित थे। दोस्तों, चांद से चंद कदम पर जिस तरह से भारत का चंद्रयान 2 ठिठक गया था, ठीक वैसे ही नासा का ये यान भी असफलता की कहानी तो लिख चुका था, लेकिन धरती पर लौटते लौटते उसने कामयाबी की वो कहानी लिख दी जिसे दुनिया आज भी याद करती है। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 2 भी चांद के ऊपर बहुत सारे रिसर्च कर चुका है, जो आज भी पूरी दुनिया के लिए काम आने वाले हैं। और दोस्तों, अब भारत चांद के ऊपर चंद्रयान 3 भेजने वाला है, लेकिन उसके भी आखिरी 15 मिनट बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने वाले हैं। उस वक्त इस यान की तरह वो यान भी तकलीफ में जा सकता है, लेकिन भारत के वैज्ञानिक फुल कॉन्फिडेंस में है। तो वहीं दोस्तों, अपने मिशन यानी अपोलो 17 मिशन के बाद में नासा ने अपने पूरे मून मिशन को जो रोक लगा दी थी, वो अब फिर से उसे स्टार्ट कर चुका है। दोस्तों, उस वक्त इसका कारण बताया गया था कि चांद पर इंसान को भेजने की वजह से बहुत ज्यादा बजट लगता है। लिहाजा दोस्तों, उन्होंने उस मिशन को ही रोकने का फैसला कर लिया, क्योंकि उससे बहुत बड़ा वैज्ञानिक फायदा भी उनको नहीं मिलने वाला था। वहीं दोस्तों, अगर मैं भारत की बात आपको बताऊं तो भारत के चंद्रयान 1 ने ही चांद की जमीन के ऊपर पानी खोजा था। चंद्रयान 2 ने उसके ऊपर पूरी तरह से मुहर लगा दी, और वहां पर हाइड्रोक्सिल कणों को भी भारत के चंद्रयान 2 ने खोजा है। यानी जो काम अमेरिका, रूस और चीन नहीं कर पाए, वो भारत कर रहा है। और भारत अब सबसे मुश्किल जगह पर अपना यान उतारने वाला है। तो वहीं आर्टिमिस के तहत अब अमेरिका फिर से चांद पर अपने इंसानों को भेजने की तैयारी में जुटा हुआ है, और वो भी इसरो के डेटा के ऊपर निर्भरता जता रहा है कि जो भी डेटा मिले वो अमेरिका के साथ शेयर हो। वहीं दोस्तों, अमेरिका ने अपने अपोलो मिशन के बाद में जो मिशन रोके थे, उसको लेकर के ये भी कहा जाने लग गया था कि नासा ने मून के ऊपर कुछ ऐसी चीजें देख ली हैं जो एलियन टाइप की सभ्यताओं से जुड़ी हो सकती हैं, और उसके बाद अमेरिका वहां जाने से डरने लगा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद में जो इंफॉर्मेशन आई वो बताती हैं कि शायद ऐसा कुछ वहां पर नहीं था। लेकिन अब एक बार फिर से वहां जाने की होड़ शुरू हो चुकी है, जिससे चांद पर छिपे रहस्य उजागर होने की संभावना भी बढ़ चुकी है। अब देखना होगा कि चांद पर क्या एलियंस मौजूद हैं, क्या वो थ्योरी सच है या फिर झूठी, या फिर दोस्तों भारत का चंद्रयान 3 अब नई ही करामात करने वाला है। आपका इस मामले में क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं।